नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराइयों में उतर रहे हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। मैं कौन हूं? ये सिर्फ एक दार्शनिक पहेली नहीं है, सही? ये हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बहुत गहरा सवाल है ये। हमारे पास जो जानकारी है आज, वो एक यूनिवर्सल लाइफ विजडम काउंसलर के काम पर आधारित है। इसमें ना दुनिया भर के पुराने ज्ञान और आज के विज्ञान को मिलाकर स्वयं या सेल्फ की अवधारणा को समझने की कोशिश की गई है। अच्छा, ये दिलचस्प है, मतलब प्राचीन और आधुनिक का संगम। हाँ, तो आज हमारा मकसद है इस स्वयं की अलग अलग परतों को खोलना, थोड़ी ज्यादा स्पष्टता पाना और शायद कुछ ऐसे कह सकते हैं व्यवहारिक नुस्खे निकालना जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। ये बहुत जरूरी है, सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी। बिल्कुल, ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। तो सबसे पहली और बुनियादी बात जो इस स्रोत से निकल कर आती है, वो ये है कि हमारे अंदर एक नहीं बल्कि दो तरह के मैं काम करते हैं। दो में? हाँ, एक है जिसे स्रोत, छोटा मैं या अहंकार स्वयं कहता है, मतलब ईगो सेल्फ। अच्छा, अहंकार। और दूसरा है असली मैं या जिसे कहेंगे सच्चा स्वयं, ट्रू सेल्फ। ये छोटा मैं कौन है? ये मतलब हमारी जानी पहचानी शख्सियत है, हमारा नाम, हमारी शक्ल, हमारी यादें, हमारी भूमिकाएं। जैसे? जैसे कोई बेटा है, कोई दोस्त, कोई कर्मचारी। इसमें हमारे विश्वास, हमारी पसंद नापसंद, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी शामिल है। अच्छा। स्रोत में एक उदाहरण भी दिया है, जैसे कोई कहे मैं वैभव एक बिजनेसमैन हूं जिसे घूमना पसंद है। ये वो मैं है जिसे हम दुनिया में पेश करते हैं, है ना, जिसके साथ हम रोजमर्रा के काम करते हैं। हाँ, हमारी रोज की पहचान कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर है असली मैं। ये उस वैभव के पीछे की शांत स्थिर जागरूकता है। साक्षी भाव। हाँ बिल्कुल वही। ये वो साक्षी है जो वैभव को बिजनेस करते, घूमते, खुश या दुखी होते हुए देखता है, लेकिन खुद को उन सब चीजों से जोड़ता नहीं। ये बस मौजूद है, हमेशा, बदलता नहीं। ये वो स्पेस है जिसमें अनुभव आते जाते रहते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कोई नई मनोवैज्ञानिक थ्योरी नहीं है। ये दो तरह के स्वयं का विचार, एक सतही अस्थायी और दूसरा गहरा स्थायी, दुनिया की लगभग हर बड़ी ज्ञान परंपरा में मिलता है। सच में? जैसे? आप वेदांत में इसे आत्मा और जीव के भेद के रूप में देख सकती हैं, जहां आत्मा परम सत्य ब्रह्म का अंश है। बौद्ध धर्म में इसे बुद्ध नेचर कहते हैं, जो हमारे अंदर की स्वाभाविक बुद्धिमत्ता है, जो अहंकार के बादलों से ढकी हुई है। अच्छा, बुद्ध नेचर। हाँ, यहाँ तक कि हजारों साल पहले स्टोइक दार्शनिक भी आंतरिक लोगो या इनर लोगोस की बात करते थे, हमारे अंदर का तर्क संगत ईश्वरीय सिद्धांत जो बाहरी चीजों से अप्रभावित रहता है। अरे वाह! तो ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति या संस्कृति की खोज नहीं, बल्कि एक तरह का सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है, जिसे अलग-अलग तरीकों से समझा और बयान किया गया है। बिल्कुल, यही इसकी सार्वभौमिकता है। ये जानना अपने आप में काफी राहत देने वाला है कि हम अकेले नहीं हैं इस खोज में। हाँ, बिल्कुल। ये समझ कि ये द्वैतवाद एक गहरी सच्चाई का हिस्सा है, हमें अहंकार को थोड़ा कम गंभीरता से लेने में मदद कर सकता है। तो अगर ये दो मैं हैं, तो ये हमारी जिंदगी में दिखते कैसे हैं? क्या ये बस दो अलग-अलग डिब्बे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत कहता है, नहीं, मामला इससे थोड़ा ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। जैसे एक हीरे के कई पहलू होते हैं ना? हाँ, वैसे ही हमारे स्वयं के भी कई चेहरे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्रोत ने 5 मुख्य पहलुओं की बात की है। शायद पहला बड़ा सबक यही है कि हमारा स्वयं कोई एक सपाट चीज नहीं, बल्कि एक बहुआयामी हकीकत है। 5 पहलू कौन कौन से? पहला पहलू है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। ये हमारे अस्तित्व का बिल्कुल केंद्र है, वो असली मैं जिसकी हमने अभी बात की। हाँ, वो साक्षी। बिल्कुल। इससे अक्सर हमारे अंदर परमात्मा की चिंगारी या उस बड़ी चेतना से जुड़ाव के तौर पर देखा जाता है। सारी आध्यात्मिक यात्राएं, चाहे किसी भी रास्ते से हों, असल में इसी असली मैं को अहंकार के शोर से निकालकर अनुभव करने का प्रयास है। और ये पहलू इसलिए बुनियादी है क्योंकि ये बाकी सब पहलुओं को एक गहरा अर्थ और दिशा देता है। इसके बिना बाकी पहलू थोड़े कह सकते हैं खोखले या सिर्फ बाहरी चीजों पर टिके रह सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा है मनोवैज्ञानिक पहलू। ये हमारी आत्मछवि है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। हमारा आत्मविश्वास, हमारी असुरक्षाएं। हाँ, वही सब। हमारे मानसिक स्वास्थ्य की नींव यहीं बनती है। मनोविज्ञान भी चेतन और अचेतन मन के बीच संतुलन साधने वाले स्वयं की बात करता है। हाँ, और अक्सर हमारा अहंकार इसी मनोवैज्ञानिक स्तर पर सबसे ज्यादा सक्रिय होता है।
अपनी एक खास छवि बनाए रखने की कोशिश में, दूसरों से तुलना करने में, है ना? सही कहा। तीसरा पहलू है सामाजिक, सोशल। हमारी पहचान का एक बड़ा हिस्सा हमारे रिश्तों और समाज में हमारी भूमिकाओं से बनता है। हम किसी के बच्चे हैं, माता पिता हैं, दोस्त हैं, नागरिक हैं। हम खुद को अक्सर दूसरों के आईने में देखते हैं। ये तो बहुत होता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। स्रोत में अगर हम अपनी सामाजिक भूमिकाओं से बहुत ज्यादा चिपक जाएं, तो हम अपनी असलियत, अपनी प्रामाणिकता खो सकते हैं। वो लोग क्या कहेंगे वाला डर। हाँ, वो हावी हो सकता है, बिल्कुल। चौथा है शारीरिक पहलू, फिजिकल पहलू। हमारा शरीर हमारे अहंकार का सबसे ठोस, सबसे दिखने वाला हिस्सा है। जाहिर है। हमारी सेहत, हमारा रूप रंग, हमारी क्षमताएं, ये सब हमारी आत्मधारणा पर गहरा असर डालते हैं। हम अक्सर अपनी पहचान को अपने शरीर के साथ बहुत ज्यादा जोड़ लेते हैं। और ये समझना जरूरी है कि शरीर महत्वपूर्ण है, उसका ध्यान रखना भी जरूरी है, पर ये असली मैं नहीं है। जैसा कि सभी ज्ञान परंपराएं कहती हैं, ये नश्वर है, बदलता रहता है। अत्यधिक शारीरिक पहचान हमें उथला बना सकती है और उम्र बढ़ने या बीमारी जैसी चीजों से निपटने में मुश्किल पैदा कर सकती है। सही। और आखिरी पांचवा पहलू है नैतिक, एथिकल। स्रोत कहता है कि जैसे जैसे हम अपने असली मैं के करीब जाते हैं, हमारा नजरिया बदलता है। कैसे? हम सिर्फ मेरे लिए इसमें क्या है वाली सोच से आगे बढ़ते हैं। हम दूसरों के प्रति, समाज के प्रति, यहाँ तक कि प्रकृति के प्रति भी एक जिम्मेदारी महसूस करने लगते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये नैतिक पहलू असल में स्वयं की परिपक्वता का सबसे बड़ा संकेत है। अच्छा। हाँ, जब आप दूसरों में भी उसी असली मैं की झलक देखने लगती हैं, तो करुणा और सेवा का भाव स्वाभाविक रूप से आता है। ये सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ से पैदा हुई सहानुभूति है। और ये पांचों पहलू, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक, नैतिक, ये अलग अलग नहीं है। ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इंटरकनेक्टेड है मतलब। बिल्कुल। किसी एक पर बहुत ज्यादा जोर, जैसे सिर्फ सामाजिक छवि या शारीरिक रूप पर, अक्सर बाकी पहलुओं, खासकर आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सेहत को नुकसान पहुंचाता है। स्रोत का लक्ष्य एक संतुलित स्वयं है, जहां इन सभी पहलुओं को समझा जाए और उनमें तालमेल हो। ये संतुलन वाली बात बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर हम किसी एक पहलू में इतने उलझ जाते हैं कि बाकी सब नजरअंदाज हो जाता है। हाँ, ऐसा होता है। तो सवाल ये उठता है कि हम ये संतुलन लाएं कैसे? क्या सिर्फ इन पहलुओं को जान लेना काफी है? स्रोत कहता है नहीं, इसके लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों को जीना जरूरी है। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। कौन से सिद्धांत? स्रोत कुछ मुख्य सिद्धांतों पर जोर देता है। पहला है गरिमा और प्रामाणिकता, डिग्निटी एंड ऑथेंटिसिटी। हाँ। गरिमा का मतलब है हर इंसान में, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, उस गहरे असली मैं की मौजूदगी को पहचानना और उसका सम्मान करना। सब में वही स्वयं देखना। हाँ। और प्रामाणिकता का मतलब है अपने बाहरी जीवन को अपनी अंदरूनी सच्चाई के साथ मिलाना, यानी जो आप अंदर से महसूस करते हैं वैसा ही जीने की कोशिश करना, न कि समाज या अहंकार के दबाव में। और ये प्रामाणिकता अक्सर आसान नहीं होते है ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अहंकार हमेशा हमें सुरक्षित, जाने पहचाने रास्तों पर रखना चाहता है, भले ही वो हमारे असली स्वभाव से मेल ना खाते हों। बिल्कुल। दूसरा सिद्धांत है जिम्मेदारी और विकास, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रोथ। ये मानना कि हमारा जो छोटा मैं या अहंकार है वो हमारी परवरिश, हमारे अनुभवों, हमारी कंडीशनिंग का नतीजा है। हाँ, मतलब दोषारोपण में ही। हाँ, हम उसके लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते, हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और विकास का मतलब है लगातार ये कोशिश करना कि हम अपनी कंडीशनिंग से ऊपर उठकर अपने असली मैं से जिएं। ये एक सतत प्रक्रिया है। हाँ। तीसरा है करुणा और देखभाल, कंपैशन एंड केयर। ये सिद्धांत सीधे तौर पर उस समझ से जुड़ा है कि हम सब अंदर से एक हैं। वो अंतर संबंध वाली बात। बिल्कुल। जब हमें यह एहसास होने लगता है कि दूसरों का दुख भी कहीं ना कहीं हमारा ही दुख है, क्योंकि हम सब एक ही चेतना के हिस्से हैं, तो सच्ची करुणा पैदा होती है। ये सिर्फ दया नहीं, बल्कि गहरी सहानुभूति है। और ये करुणा सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं रहती, फिर ये प्रकृति, जानवर, सबके लिए महसूस होने लगती है। हाँ। और चौथा सिद्धांत जो शायद इन सबको जोड़ता है वो है अंतर संबंध, इंटरकनेक्टेडनेस। ये गहरा एहसास कि हम अलग थलग द्वीप नहीं हैं। हमारा असली में पूरे ब्रह्मांड से उस एक सार्वभौमिक चेतना से जुड़ा हुआ है। स्रोत यहाँ अद्वैत वेदांत का जिक्र करता है, जिसका मूल मंत्री है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं या सब कुछ एक है। वाह। ये सिर्फ एक बौद्धिक विचार नहीं, बल्कि एक अनुभव करने वाली सच्चाई है
ऐसा शोध कहता है। अब ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, ये सिद्धांत संतुलन लाते क्यों हैं? ऐसा क्या है इनमें? हाँ, ये जानना जरूरी है। मेरे ख्याल से ये सभी सिद्धांत असल में अहंकार की बुनियादी प्रवृत्तियों को चुनौती देते हैं और उन्हें कमजोर करते हैं। कैसे? देखिए, अहंकार डर, असुरक्षा और अलगाव पर जीता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो गरिमा डर को चुनौती देती है, प्रामाणिकता असुरक्षा को, करुणा अलगाव को, और अंतर संबंध तो अलगाव के विचार की जड़ पर ही चोट करता है। अच्छा। जब हम समझते हैं कि अहंकार की प्रकृति ही ऐसी है, डरा हुआ, अपनी रक्षा में लगा हुआ, तो हम इसके व्यवहार को, चाहे वो हमारा अपना हो या दूसरों का, व्यक्तिगत रूप से लेना कम कर देते हैं। मतलब उसे पर्सनली नहीं लेते। हाँ। स्रोत इसे हार्म रिडक्शन कहता है। अहंकार की प्रकृति को समझकर हम खुद को और दूसरों को कम नुकसान पहुंचाते हैं। हम ज्यादा समझदार और कम प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। ये सिद्धांत हमें अहंकार के चश्मे से हटाकर असली मैं के नजरिए से दुनिया देखने में मदद करते हैं। ये हार्म रिडक्शन वाला विचार बहुत शक्तिशाली है। मतलब अहंकार को दुश्मन मानने की बजाय उसे समझने की कोशिश करना। बिल्कुल, समझने की। लेकिन ये सब सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर जैसा आपने कहा, प्रामाणिकता आसान नहीं है, करुणा महसूस करना हमेशा मुमकिन नहीं होता। तो हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? क्योंकि असली चुनौती तो वहीं आती है। बिल्कुल, यहीं पर अभ्यास की जरूरत पड़ती है। ज्ञान को अनुभव में बदलना पड़ता है। तो क्या तरीके हैं इसके? स्रोत इसके लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक तकनीकें सुझाता है। पहली है आत्म पूछताछ, सेल्फ इंक्वायरी। रमण महर्षि वाली, मैं कौन हूं? हाँ, वही। दिन में कई बार, खासकर जब कोई तीव्र भावना उठे या कोई मुश्किल स्थिति आए, तो बस 2 पल रुककर खुद से पूछना, इस अनुभव को कौन देख रहा है? ये मैं कौन है जो दुखी है या खुश है या डरा हुआ है? ये सवाल अहंकार की पकड़ को ढीला करता है। ये हमें उस अनुभव से थोड़ी दूरी बनाने में मदद करता है और हमें साक्षी भाव के करीब लाता है। हाँ। ये सुनने में सरल लगता है, मैं कौन हूँ पूछना, पर असल में जब मन पूरी रफ्तार से दौड़ रहा हो तो रुक कर ये पूछना अपने आप में एक बड़ी साधना है। सही का। दूसरी तकनीक है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। रोज बस 10-15 मिनट शांति से बैठकर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना, या विचारों को देखना बिना जज किए। हाँ, या अपने शरीर में उठने वाली संवेदनाओं को महसूस करना, या अपने विचारों को बिना उनसे उलझे बस आकाश में बादलों की तरह आते जाते देखना। और माइंडफुलनेस का कमाल ये है कि ये हमें सिखाता है कि हम अपने विचार या भावनाएं नहीं हैं, हम वो हैं जो उन्हें देख रहे हैं। ये जागरूकता धीरे धीरे हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी फैलने लगती है। शुरू में 10 मिनट बैठना भी पहाड़ जैसा लग सकता है, पर निरंतरता यहाँ कुंजी है। बिल्कुल। तीसरी तकनीक है जर्नलिंग। हाँ, अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी असुरक्षाएं, अपने बार बार आने वाले विचार, इन सब को बिना किसी सेंसरशिप के लिखना। ये अपने अहंकार के पैटर्न को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, जब हम उन्हें कागज पर उतारते हैं तो वो कम डरावने और ज्यादा स्पष्ट दिखने लगते हैं। जर्नलिंग एक तरह से अपने मन के साथ संवाद करने जैसा है। सही। आप अपने अंदरूनी दुनिया के नक्शे को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। चौथी तकनीक है प्रकृति में समय बिताना। शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ों में, जंगल में या समुद्र किनारे जाकर बैठना। प्रकृति से जुड़ना? हाँ, प्रकृति की विशालता और उसकी लय हमें अपने छोटे मैं की सीमाओं का एहसास कराती है और हमें उस बड़ी शक्ति से जुड़ाव महसूस कराती है जिसका हम हिस्सा हैं। ये बहुत विनम्र करने वाला अनुभव हो सकता है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प अभ्यास है अहंकार अनासक्ति, ईगो डिसआइडेंटिफिकेशन का अभ्यास। ये भाषा का थोड़ा सचेत प्रयोग है। मतलब कैसे? जैसे ये कहने की बजाय कि मैं दुखी हूं, ये कहना कि मेरे अंदर दुख की भावना उठ रही है। अच्छा। या मैं सोचता हूं ये गलत है की जगह मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि ये गलत है। ओह, ये छोटा सा भाषाई बदलाव भी हमें अपनी भावनाओं और विचारों से एक मनोवैज्ञानिक दूरी बनाने में मदद करता है। हम उनसे कम चिपकते हैं। हाँ। और इन सभी अभ्यासों में, जैसा मैंने पहले कहा, निरंतरता सबसे जरूरी है। ये एक दिन का काम नहीं, ये जीवन भर चलने वाली यात्रा है। और स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि ये समझ बच्चों को देना भी जरूरी है। उन्हें उनकी भावनाओं को नाम देना सिखाना, बिना ये महसूस कराए कि वो खुद वो भावना है। जैसे तुम्हें गुस्सा आ रहा है, न कि तुम गुस्सैल हो। उन्हें बताना कि उनकी कीमत उनकी शक्ल या नंबरों से कहीं ज्यादा गहरी है,
उनके असली मैं में है। ये बहुत जरूरी बातें हैं। और स्रोत कुछ चेतावनी संकेतों का भी जिक्र करता है ना, जो बताते हैं कि शायद हम संतुलन खो रहे हैं और अहंकार ज्यादा हावी हो रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या है वो संकेत? जैसे छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा भावनात्मक प्रतिक्रिया देना, दूसरों से लगातार तारीफ या मान्यता की जरूरत महसूस करना, वैलिडेशन की जरूरत। हाँ। अपनी पहचान को लेकर बहुत कठोर हो जाना, मैं तो ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता, और हमेशा खुद को दूसरों से अलग या बेहतर या कमतर महसूस करना, एक तरह की स्थायी प्रतिस्पर्धा की भावना। ये संकेत हमें सचेत कर सकते हैं कि हमें फिर से अपने अभ्यास पर ध्यान देने और अपनी जागरूकता को गहरा करने की जरूरत है। बिल्कुल। ये सब समझने के बाद एक सवाल मन में आता है, ये सारी समझ वास्तविक जीवन के फैसलों में कैसे मदद करती है, खासकर जब हमें मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। हाँ, ये असली परीक्षा है। हम सबने ऐसी स्थितियों का सामना किया है। स्रोत एक बहुत ही आम उदाहरण देता है। मान लीजिए किसी को चुनना है, एक तरफ मोटी तनख्वाह वाली नौकरी है, सुरक्षित है, समाज में रुतबा है, लेकिन वो काम पसंद नहीं, अंदर से खालीपन लगता है। दूसरी तरफ एक ऐसा काम है जिसमें पैसा कम है, शायद थोड़ी अनिश्चितता है, लेकिन वो काम दिल से पसंद है, उसमें कोई मतलब नजर आता है। ये क्लासिक दुविधा है ना, सुरक्षा बनाम संतुष्टि। हाँ बिल्कुल। स्रोत इसे छोटे मैं यानी अहंकार और असली मैं के बीच का संघर्ष बताता है। अच्छा। अहंकार सुरक्षा चाहता है, आराम चाहता है, समाज में मान्यता चाहता है। वो कहेगा पैसे वाला काम चुनो, भविष्य सुरक्षित करो, लोग क्या कहेंगे। हाँ, डर की आवाज। जबकि असली मैं की धीमी शांत आवाज शायद कुछ और कह रही होगी, उद्देश्य, प्रामाणिकता, आत्माभिव्यक्ति की तरफ इशारा कर रही होगी। वो कहेगी वो चुनो जहां तुम्हें जिंदा महसूस होता है, जहां तुम सच में तुम हो सकते हो। तो ऐसी स्थिति में फैसला कैसे लें? स्रोत यहाँ कुछ गहरे सवाल पूछने का सुझाव देता है। क्या सवाल? खुद से पूछें, इस फैसले के पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है, डर या प्यार? क्या ये फैसला मेरे अहंकार की जरूरतों, सुरक्षा, मान्यता से आ रहा है या मेरे असली मैं की पुकार, उद्देश्य, शांति, विकास से? ये बहुत सीधा सवाल है। एक और महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा रास्ता, भले ही वो मेरे अहंकार के लिए ज्यादा असुविधाजनक या डरावना क्यों न हो, मुझे लंबे समय में ज्यादा विकास, ज्यादा संतुष्टि और ज्यादा प्रामाणिकता देगा? मतलब शॉर्ट टर्म आराम बनाम लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बिल्कुल। ये सवाल हमें तात्कालिक लालच या डर से परे देखने में मदद करते हैं। ये हमें उस विकल्प की तरफ ले जाते हैं जो शायद कठिन हो, लेकिन हमारी आत्मा की यात्रा के साथ ज्यादा मेल खाता है, यानी हमारे असली मैं को अनुभव करने और उसे जीने के लक्ष्य के साथ। ये हमेशा आसान नहीं होता, पर स्रोत का मानना है कि यही ज्यादा सार्थक और अंततः ज्यादा शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की इस गहरी पड़ताल का निचोड़ शायद यही है कि हम सबके भीतर दो तरह की शक्तियां काम कर रही हैं। एक हमारा बनाया हुआ स्वयं है, हमारी कंडीशनिंग, हमारे विश्वास, हमारी कहानियां, हमारा अहंकार। और दूसरा एक ज्यादा गहरा, शांत, कभी ना बदलने वाला साक्षी है, हमारा असली में, हमारी सच्ची प्रकृति। इस फर्क को पहचानना, इसे महसूस करना और धीरे धीरे अपनी पहचान को अहंकार से हटाकर असली मैं में स्थापित करना, शायद यही आत्मज्ञान की पूरी यात्रा का सार है। बिल्कुल। और इस समझ का मूल्य सिर्फ व्यक्तिगत शांति या खुशी तक ही सीमित नहीं है। जब हम इस अंतर को जीना शुरू करते हैं तो हमारे रिश्ते ज्यादा गहरे और सच्चे होने लगते हैं, क्योंकि हम मुखौटों के आर पार देख पाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम अहंकार के मुखौटों के आर पार देखने लगते हैं। हमें जीवन में एक ज्यादा स्पष्ट उद्देश्य मिलता है जो बाहरी सफलता या विफलता पर निर्भर नहीं करता, और हम बाहरी उथल पुथल के बीच भी एक आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की क्षमता विकसित करते हैं। जैसा कि स्रोत कहता है, इसके बिना हम अक्सर बस परिस्थितियों की कठपुतली बने रहते हैं, अहंकार के डर और इच्छाओं के इशारों पर नाचते हुए। और यहाँ एक अंतिम विचार है जिस पे शायद हम सब सोच सकते हैं। इस स्रोत में सीधे तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन उसकी पूरी बातचीत की भावना से जरूर निकलता है। क्या? अगर हमारा असली मैं वाकई में, जैसा कि दुनिया भर की इतनी सारी परंपराएं कहती हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सार्वभौमिक है, तो इस जुड़ाव को, इस एकता को सच में गहराई से महसूस करना हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है? ये वैश्विक चुनौतियों, संघर्षों और विभाजन के प्रति हमारे रवैये को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। हाँ, शायद मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं बल्कि हम सबके बीच के रिश्ते में भी छिपा